आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत परेशान है तो वो और स्पिरिचुअल भी है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि अपने आप को ख़त्म ही कर दे, सुसाइड कर ले, ताकि उसकी नई ज़िंदगी फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो और वो सब कुछ नया कर सके वहाँ से। जो भी आदमी इस तरह के सवाल को सोच रहा है वो आदमी ज़रूर डिप्रेशन में है, बहुत सटल डिप्रेशन हो। अगर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी है आपकी कि मैं बहुत दुखी हूँ या कोई भी बहुत दुखी है तो उसको सुसाइड क्यों न कर ले, तो भी ये डिप्रेशन है। अगर आपने किसी फिलोसोफर की बात सुन करके ये सवाल पूछा है तो भी आप डिप्रेशन में, बिकॉज बहुत से लोग बहुत सी फालतू चीज़ें बोलते हैं लेकिन हमारा माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारी नई ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट होगी, तो ये बहुत बड़ा इल्यूशन है। हम जिस भी कंडीशन में अपनी ज़िंदगी को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, उसमें केवल बॉडी, फिज़िकल बॉडी इस ज़मीन के साथ मिल जाएगी, लेकिन जो हमारी साइकिक बॉडी है, मतलब जो हमारा माइंड है, वो उसी तरह से सेम कंडीशंस में फिर से एक नया शरीर ले लेगा। जो साइकिक बॉडी है वो डिज़ोल्व नहीं होती जब तक कि हम उसको कॉन्शियसली डिज़ोल्व नहीं करते। तो अगर अफ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इसी लाइफ में कुछ न कुछ करके आपको करना होगा। आप अपने आप को ख़त्म कर दें और सोचें कि नई ज़िंदगी अफ्रेश स्टार्ट होती है, ये अफ्रेश स्टार्ट नहीं होता। अगर ज़िंदगी को कोई चीज़ अफ्रेश कर सकती है, नया कर सकती है, तो वो है हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट अवेयरनेस। इस क्वेश्चन के ज़रिए एक सिंपल सी बात मुझे समझ में आती है कि जो भी आदमी जिस भी परेशानी में फंसा हुआ है वो उसको फेस नहीं करना चाहता, वो उसको नहीं समझना चाहता, चाहे आलस के मारे, चाहे दुख के मारे, चाहे डिप्रेशन के मारे, और वो कोई एक शॉर्टकट खोज रहा है। ये ऐसे ही समझ के चलिए कि मेरा एक घर है जो एकदम आग लगी हुई है, जल रहा है सब कुछ, तो उससे मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? निकलना तो निकलना ही है। ऐसे ही ये जो साइकिक माइंड है, जो बॉडी है माइंड का, उसको अफ्रेश करना है तो आपको अपनी साइकी को चेंज करना होगा, तभी अफ्रेश स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप उसी विशेष सर्कल में घूमते रहेंगे। अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, ख़ासतौर से हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसको हमको रोज़ मिलना होता है, तो हम क्या करें? चुपचाप उस बेइज्जती को सहते रहें या कुछ और करें? सिंपल सी चीज़ है। बेइज्जती मतलब एक बार दो बार हो, गलती से हो, तब तो समझ में आता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपकी बार बार बेइज्जती कर रहा है तो आप ऐसे आदमी से अपना धीमे धीमे रिश्ता तोड़ दीजिए। अगर वो आपका हस्बैंड है, बेटा है, पति है, माँ है, बाप है, इनके साथ रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कम्युनिकेट करें बहुत ही पोलाइटली, बिना किसी आर्गुमेंट में गए कि ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जैसे अगर कोई आदमी आपको खाने में कोई ऐसी चीज़ दे जो आप नहीं खाते हैं, मान लीजिए मुझे खाने में कोई मिर्च दे दे तो मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो अपनी वाइफ से बोलता हूँ, या जिसके यहाँ भी खाना खाता हूँ मैं बोलता हूँ मैं मिर्च नहीं खाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप ये मान के चलिए, एक सिंपल सी चीज़ है। जो लोग आपको बेइज्जती करते हैं, हो सकता है उनको ना पता हो कि वो बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप उनको कन्वे करने की कोशिश करिए। हो सकता है उनको पता हो कि वो बेइज्जती कर रहे हैं, तो भी आप उनको कन्वे करने की कोशिश करिए। उनको पता चलना चाहिए कि आपको ये बात ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद अगर सामने वाला फिर भी ढीठ है और फिर भी आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये आदमी मेरे इनर सर्कल का नहीं हिस्सा है। अगर आपको रोज़ रोज़ मिलना पड़ता है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब उसके बिना कैसे आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं उसके साथ इंटरेक्शन, ये आपको सोचना होगा। अदरवाइज़ कोई आदमी आपकी ज़िंदगी में क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा, और क्रॉनिक स्ट्रेस अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग, बहुत ही नज़दीकी लोग भी अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू। ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर बॉडी में और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में डिफरेंस क्या है। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को रहने दें। फ़िलहाल आप खाली ये समझिए कि हमारा एक फ़िज़िकल बॉडी है जो ये है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं रोज़ कॉन्शियस लाइफ जीने के लिए, और दूसरा है मॉलिक्यूलर बॉडी जो हम सपने की दुनिया में जब हम जीते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। और इससे केवल इतना ही समझिए कि जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, मतलब जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, वो इस ग्रॉस बॉडी से, फिज़िकल बॉडी से बहुत सटल है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। उसके ऊपर सारे के सारे फिज़िकल वर्ल्ड के नियम नहीं अप्लाई करते हैं। तो इसी को और अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दें और खींच करके आप समझें
तो यही समझ में आता है कि मॉलिक्यूलर बॉडी भी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो है उसके सामने वो बहुत ग्रॉस है। जैसे इस बॉडी के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर बॉडी बहुत ग्रॉस है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर बॉडी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ग्रॉस है। और ज़ेनोगा में जिक्र किया गया है इस चीज़ का कि मॉलिक्यूलर बॉडी का जो स्पीड है वो एक ही सेकेंड भी बोलना गलत है, वो एक फ्लैश ऑफ मोमेंट में पूरे एग्जिस्टेंस में कहीं पर भी रह सकती है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी रह सकती है। तो इसलिए इसको इमेजिन करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज हम इमेजिन कर रहे हैं अपनी फिजिकल बॉडी से। तो इट इज़ नॉट अ वेरी राइट क्वेश्चन टू पिकअप एट दिस टाइम। जब मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा कॉन्शियसली, तब इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का हम लोग को इंकलिंग्स मिलना शुरू हो जाएगा, इंसाइट्स मिलना शुरू हो जाएगा, टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पूछा है भाई साहब ने कि एक तरफ तो सहज जी कहते हैं ज़्यादा खाने से, नॉर्मल तरीके से जितना हम खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, 8-10 घंटे सोते हैं, दोपहर को सोते हैं, तो इन सभी एक्टिविटी से हमारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स और एनर्जी ड्रेन होती है, चाहे इंटेलेक्चुअल एनर्जी, चाहे इमोशंस की एनर्जी, चाहे बॉडी की फिजिकल बॉडी की एनर्जी। लेकिन वहीं पर वो ये भी कहते हैं कि इनको कम करिए, तो कम करने से हमारी ड्रेनेज रुक जाती है। और फिर सहज जी ये भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। छोटे बच्चे को हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते किसी काम के लिए। अगर किसी को आपको चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बने या कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उसको धीमे धीमे कराते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप जिम भेज दें और एक ही दिन में उसको बोलें कि ढेर सारे पुशअप्स करो, ढेर सारे वेट लिफ्टिंग करो। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आपकी बॉडी को धीमे धीमे तैयार होना पड़ेगा अपनी ड्रेनेज को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। मान लीजिए आप अपने खाने को आप कम कर चुके हैं, अपनी नींद को कम कर चुके हैं और आप थक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बॉडी अभी कमज़ोर महसूस कर रही है, बॉडी को अभी भी खाने की और उस तरह की स्लीप की आदत पड़ी हुई है। तो उस आदत को आपको धीमे धीमे डीसेंसिटाइज करना होगा, डी एडिक्शन करना होगा। तो सहज जी ये नहीं कहते हैं कि आप नॉर्मल खाइए, सहज जी कहते हैं नॉर्मल तरीके से जिए, खाइए, सोइए और अपने आप को देखिए, ऑब्जर्व करिए अपने थॉट्स को और देखिए कि कहाँ पर ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब आप ड्रेनेज को अप्रिशिएट कर पाएंगे, तब आप थोड़ा सा खाना कम करके देखिए कि क्या वो ड्रेनेज कम हो रहा है कि नहीं। तो ये इट्स ए परम्यूटेशन गेम। जैसे कि एक आदमी एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा वेट बेयर करता है, फिर उसको देखता है कि आराम है कि नहीं। पहले दिन में जिम जाएगा तो उसका मसल्स पेन करते हैं, फिर धीमे धीमे और प्रैक्टिस करता है। तो ठीक ऐसे ही इट इज़ अ प्लेइंग विथ नॉर्मल एंड रिड्यूस्ड फूड, नॉर्मल रिड्यूस्ड फूड। और इन सबको आपको कंपेयर करना है अपने थॉट्स से, अपने इमोशन से, अपने डेली एक्टिविटीज़ से। जो चीज़ आपको ज़्यादा एनर्जाइज्ड, ज़्यादा अवेयर फील कराए, वही आपको करना है। कोई चीज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि सहर जी कहते हैं, ज़ेनोगा कहती है। एक क्वेश्चन है कि सहर जी तो मना करते हैं कल्ट बनाने के लिए, लेकिन रामन महर्षि और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने जो फाउंडेशंस बनाई है, तो उसकी वजह से आज हमारे पास किताबें हैं, आज हमारे पास उनकी नॉलेज है। तो क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन या रमन महर्षि का जो फाउंडेशन है वो कल्ट नहीं है। अगर कोई इसको कल्ट समझता है तो वो भ्रमित है। कल्ट मतलब जहाँ पर एक गुरु है जो अथॉरिटेटिव है, जो हर चीज़ कहता है कि इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉमिसेस करता है अपने डिसाइपल से, अपने फॉलोअर से कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मेरी बातें सुनोगे, मेरे को फॉलो करोगे तो तुम एनलाइटन हो जाओगे। तो वो कल्ट होता है जहाँ पर एक गुरु एक तरह से बॉस की तरह होता है। उसके बाद हायरार्की में उसके नीचे के फर्स्ट लेयर ऑफ डिसाइपल्स होते हैं, उसके बाद सेकेंड लेयर। कल्ट मतलब जहाँ पर गुरु और फॉलोअर, जहाँ पर अथॉरिटी और नीचे फॉलो करने वाले, इसको बोलते हैं कल्ट। लेकिन जहाँ पर लोग मिल करके एक जगह काम कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो वो कल्ट नहीं बोलते। हालांकि लोग एक तरह से एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बट जैसे अभी इस घर में मैं हूँ, आप हैं, रिम्पी हैं, उस तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी दुनिया में कल्ट ही तो है। फैमिली इज़ अ कल्ट, एक स्मॉल फैमिली इज़ अ कल्ट, अगर आप उस एंगल से देखें कि लोग एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कल्ट से यू हैव टू सेपरेट। अगर हम कल्ट बना भी रहे हैं तो फिर इट हैज़ टू बी वेरी वेरी डेमोक्रेटिक कल्ट, जिसमें कि सही चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो शायद समझ में आ जाएगा। बिजनेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो चलती हैं ना, उसमें अभी आजकल तो बहुत ही इसका नाम चल रहा है। एक तरफ कंपनीज होती हैं, अरबों डॉलर की कंपनी होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो ये परिवार बेस्ड कंपनी है जिसमें कि एक परिवार चलाता है पूरी कंपनी को। अंबानीज चलाते हैं या ओबरॉयज चलाते हैं, जो भी अलग अलग फैमिलीज चलाती हैं। लेकिन वहीं पर ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंपनीज होती हैं जिसको कि फैमिलीज़ नहीं चलाती, बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि
ये इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस कोई फैमिली नहीं चलाती। तो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव टू बिल्ड, सो दैट जो पर्पज़ है वो फोकस में रहे, बजाय कोई आदमी सबको यूज़ करे। तो बिल्कुल जॉइंट एफर्ट तो चाहिए ही, लोग मिल करके ही किसी तरफ काम करेंगे तभी काम होगा, बट इट हैज़ नॉट टू बी अथॉरिटेटिव ग्रुप। क्या अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हम नींद में सो रहे हैं, हमारी बॉडी सो रही है लेकिन हम जग रहे हैं? अवेयरनेस तो बहुत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसकी कोई सीमा नहीं है, हम जानते नहीं हैं। जितना भी अवेयरनेस हो सके, ये तो ऐसे ही है जैसे कितना स्वस्थ रहना चाहिए हमको, जितना स्वस्थ हो सके उतना ज़्यादा। शरीर में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, हमको हेल्दी होना चाहिए, कैपेसिटी बहुत बढ़ती जानी चाहिए। ठीक ऐसे ही अवेयरनेस बहुत होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने जब ओशो को पढ़ा था तो ओशो इस तरह की बातें करते थे कि जब आप नींद में हो और तब भी आप अवेयर हो, आपकी शरीर सो रही हो तब भी आप अवेयर हो, तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। हो जाएगी धीमे धीमे, जब आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो धीमे धीमे ये हो जाएगी और इसके भी बियॉन्ड जाएगी। तो कोई लिमिट ना रखें अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस तो बहुत होनी चाहिए। वही हमारा मेन सोर्स है लाइफ का, वही में हमारा मेन सोर्स है अंडरस्टैंडिंग का, नॉलेज का, एनलाइटनमेंट का। क्वेश्चन ये है कि टॉप 10 में जो साधक, स्पिरिचुअल साधक के बारे में वीडियोस बनाया था कि पुराने साधक, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। हमने बताया था कि एक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और एक जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि प्रोग्रेस कर रहा हूँ? आपकी रोज़मर्रा की लाइफ, अगर आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको इंसाइट्स आ रहे हैं, आपको रोज़ लग रहा है कि यस आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, और लाइफ में एक तरह की एनर्जी है, बजाय बोर्डम के, बजाय केवल ईगो के। अगर हमारी लाइफ में केवल ऐसा हो रहा है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ और लोगों को सुना रहा हूँ और लोग मेरी बातें सुन रहे हो, मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, इसका मतलब मैं एक विशेष सर्कल में हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ आपकी। और वहीं पर अगर आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को आप समझ पा रहे हैं, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स आपके आसपास के लोगों के साथ ठीक हो पा रही है, आप अपने काम में अपना मन लगा पा रहे हैं, या अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो आप सही काम खोज पा रहे हैं, तो जो भी आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप समझ पा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ इंसाइट्स ला पा रहे हैं, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। वाइस वर्सा, अगर खाली हम लोग बातें बोल करके लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं हमको वापस ईगो बूस्ट कर रहे हैं हमारा, तो फिर इसका मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पूछा है कि विल पावर में और ISM के जो रोटेशंस हैं, आई सेंटर का, ई सेंटर का, एस सेंटर का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विल पावर जो हम लोगों को बचपन से स्कूल्स में बताया गया है, लोगों ने बताया है कि हमको विल पावर होनी चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो हमारे पास विल पावर का कभी कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस है नहीं कि हमने कोई चीज़ विल पावर के ज़रिए कर लिया हो, एग्ज़ाम पास किया हो या कोई भी चीज़ की गई हो। आप अगर ध्यान से देखें उस इंसिडेंट्स को अपनी लाइफ के पीछे जा कर के, तो आपने कुछ किया और आपको कुछ सक्सेस मिली, और आपको लगता है, लोगों को लगता है कि वो सक्सेस आपकी खूब मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से वो सक्सेस मिली। बट फ्रैंकली स्पीकिंग तो आप राइट टाइम राइट प्लेस पर थे, इसलिए आप सक्सेसफुल हो गए। मेरे लाइफ में मैं ऐसे ही देखता हूँ, और जितनी भी सक्सेसेस के बारे में बात करूँ वो सारी की सारी यही दिखाती है मुझे। विल पावर एज सच कुछ नहीं होती, केवल लोगों की कल्पना है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को और ज़्यादा कुछ काम कराने के लिए विल पावर शब्द का ईजाद किया गया है। और रोटेशंस क्या हैं, इसको तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर कोई थॉट हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है तो वो आई सेंटर की रोटेशन है। अगर कोई इमोशन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है या बहुत कमज़ोर वीकली आ रहा है, इसका मतलब वो इमोशंस का रोटेशन कम है या ज़्यादा है। और वहीं पर सेक्सुअल अर्ज बहुत स्ट्रांग आ रही है या कम आ रही है, तो वो उसका रोटेशन है। तो ये जो IES है, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन कोइंसिडेंटली ज़ेनोका कहता है कि अगर आप सचमुच पूछें तो विल पावर का मतलब है कि आपका I, E और S जब तीनों सही एक साथ काम करता है, जिसमें कि आपका थॉट कुछ और है या इमोशन कुछ और है, ऐसा नहीं, जहाँ पर आपका थॉट्स भी है और आपका इमोशन भी है और आपकी बॉडी भी उसमें हेल्प करती है, तब वहाँ पर एक्चुअली वही विल पावर है। जब हम हीरोज़ को देखते हैं ना, बाहुबली टाइप के हीरोज़ को, या जो भी इतिहास में जो भी हीरोज़ हैं, बड़े साइंटिस्ट्स हैं और प्लेयर्स हैं, और जैसे आजकल नहीं, हार्दिक का वो आया था, इंटरव्यू आया था, जिसमें कि एक उसने बेचारे ने कुछ कुछ ऐसी बातें की, सेक्सुअल कमेंट किए लड़कियों के ऊपर। तो उस आदमी का क्या है, ही इज़
हिज थॉट्स वर समथिंग एल्स, हिज इमोशंस वर समथिंग एल्स। बाद में जाकर के वो सॉरी बोल रहा था कि नहीं, आई डिडंट मीन टू डिफेम एनीबडी, मैं लड़कियों के ऊपर इस तरह से गलत कमेंट नहीं करना चाहता था, मैंने केवल पब्लिक को हंसाने के लिए, मजाक करने के लिए बोल दिया। इनफैक्ट ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम सम मैचेस, कोई मुझे बता रहा था, मैं तो देखता नहीं हूँ। तो अब आप जब विल पावर सचमुच में रहेगा तो उसमें आपको एहसास नहीं आएगा खूब मेहनत का, और आपको एफर्टलेस एक्सपीरियंस होगा जिसमें कि आपको एफर्ट कम से कम लग रहा है, और यू विल फील स्ट्रेंजली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू विल फील कि आप सही चीज़ें कर रहे हैं, और आपके करने के बाद आपको रिग्रेट नहीं रहता है, हैंगओवर नहीं रहता, पछतावा नहीं होता। तो रोटेशंस तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विल पावर तो है ही नहीं कोई चीज़। कहा है कि मैं चाह करके भी अवेयर नहीं रह पा रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखता हूँ फिर खो जाता हूँ। हम लोग बनिए की तरह हो गए हैं अवेयरनेस के साथ, हमको लगता है कि जितना है उतना कम है और चाहिए। बनिया नहीं बनना है। अपने को अगर जिस जगह पर भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, अगर कम अवेयरनेस भी है, अगर खो भी गए हैं, तो ऐसा है जैसे कि रास्ता खो गए हैं, जंगल में रास्ता खो गए हैं। विश्वास करिए, अगर आप कभी खो जाएं अनिल तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर दूर से रास्ता दिख जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ठीक ऐसे ही अगर आप किसी वस्तु को या किसी पर्सन को देख करके अपने आप को खो गए हैं, अवेयर नहीं रह पाए हैं, और अचानक से आपको याद आ गया अवेयर रहने के लिए, तो आपने रास्ता देख लिया, तो फील हैप्पी अबाउट दैट मोमेंट कि आपने वापस याद आ गया। ज़ेनोगा की पहली चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला चैप्टर है उसमें एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताई गई है कि कितना भी ड्रिफ्ट करिए, कितना भी खोइए, अगर आप वापस आने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो आप धीमे धीमे अवेयरनेस बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ अपनी अवेयरनेस को नापिए मत कि कल मुझे ज़्यादा था, आज कम है। और तीसरी चीज़ कि हमारी अवेयरनेस की जो कमी होती है, अगर आप इसको ध्यान से देख सकें तो हमारे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती है। अगर ज़्यादा खाना खा लिया या इस गलत टाइम पर सो लिया, तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़ेनोगा में बताता है। अगर आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस रिलेटिवली काफ़ी बढ़ जाता है। पूछा है माइंडफुलनेस का परफेक्ट मीनिंग क्या है। परफेक्ट मीनिंग के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एक अंदाजे में जो भी मीनिंग मिले उससे भी काम चला सकते हैं ना। चावल का परफेक्ट मीनिंग क्या है? कोई मतलब नहीं है। चावल, बासमती चावल भी आता है और धान भी आता है, उसको भी चावल ही बोलते हैं। डोसा बनता है वो भी चावल है, इडली बनता है वो भी चावल है। तो परफेक्ट मीनिंग किसी भी चीज़ का खोजने के चक्कर में अगर रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को क्यूरियस बनाएंगे, माइंडफुलनेस मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रख पाना, चाहे कुछ ही सेकंड के लिए। और इसका ज़रिया क्या है? हमारे कान जब भी कोई चीज़, इसी मोमेंट की आवाज़ सुनते हैं तो वो माइंडफुलनेस है। अगर इस मोमेंट पे जो मैंने आवाज़ सुनी उसकी मेमोरी को सोचते हैं तो वो माइंडफुलनेस से हट गए हम। खाना खा रहे हैं तो खाने के स्वाद को जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो माइंडफुलनेस है। सांस के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं तो वो माइंडफुलनेस है। चलते समय रास्ते पर या पेड़ पौधे को देख पा रहे हैं तो वो माइंडफुलनेस है। खाना खाते समय अगर गले में खाना जा रहा है उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो माइंडफुलनेस है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में माइंडफुलनेस मतलब अवेयरनेस, इसी मोमेंट में रह पाने की एक एक्टिविटी। सर कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी माइंड नेगेटिव हो जाएगा, और मेरे पापा मम्मी बहुत नेगेटिव हैं तो उनके साथ कैसे रहूं? देखिए, आपने तो वो सवाल पूछ लिया जिसका कोई सही आंसर नहीं है। असल में प्रॉब्लम हमारे आसपास के लोगों के साथ अगर है और वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे वाइफ, बेटा, पापा, मम्मी, तो दिक्कत कम होती है, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप पापा, मम्मी और नज़दीक के लोगों के साथ काम होता है तब इनफैक्ट तब अच्छी बात है ये, बिकॉज तब आप सचमुच में अपने माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपके मन के अंदर ही है। वो जब पेरेंट्स नेगेटिव हैं और आप पॉजिटिव होना चाहते हैं तो मेंटली उनके साथ फाइट मत करिए, बिकॉज आपको उनके साथ ही रहना है। जहाँ जितना आप लोगों के साथ फाइट करना, मैं फाइट मतलब अंदर की बात कर रहा हूँ। जब मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप कोई नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं तो मैं आपको सुनूँ, आपकी आवाज़ को सुनूँ, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश ना करूँ कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बिकॉज अगर मुझे लगता है कि आप नेगेटिव पर्सन हैं, अगर मैं आपको स्टैम्प कर देता हूँ तो मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा, मुझे आपसे बहस करना पड़ेगा।
और मैं चाहता हूँ कि हम अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहस में न जाएं, बिकॉज़ वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है बजाय केवल नेगेटिव बातें सुनना। तो उनको ध्यान से सुनिए, उसको यूज़ करिए प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए। तो यही मैं कह सकता हूँ। तो इसको जजमेंट पे मत पड़िए कि वो नेगेटिव लोग हैं। अगर आप रोज़ रोज़ उनकी बातें सुनेंगे तो क्या पता आप कुछ कुछ चीज़ें, अपनी बातें उनको सुना सकें, कुछ कुछ बातें अपनी कह सकें। जैसे नंदिनी ने नहीं कहा था उस दिन, चिट्ठी लिखी थी नंदिनी ने अपनी बात अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए, बताने के लिए। उसने चिट्ठी लिखी तो पापा ने चिट्ठी पढ़ ली। तो अगर आप उनकी बातें सुनते रहेंगे तो क्या पता आपकी प्रेजेंस में वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए और वो बोल सके कि मैं किसी पॉजिटिव आदमी के साथ रहता हूँ। दोस्तों 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग 1 दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।